नमस्कार दोस्तों। एक कवि ने कहीं लिखा है कि इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं। तो इससे आपने अंदाजा लगाया होगा कि आज मैं किस मुद्दे पर बात करूंगा, लेकिन आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। मैं आज उस मुद्दे को नहीं छेड़ूंगा और आज फिर एक किताब की बात करूंगा, और वो किताब लिखी है विश्वविख्यात कहानीकार और व्यंग्यकार कृष्णचंद्र ने। और कृष्णचंद्र की ये एक किताब जो है, इसमें 3 छोटे छोटे उपन्यास हैं। और जो सबसे पहला उपन्यास है, एक गधे की आत्मकथा, इससे हम शुरू करेंगे। और अगला उपन्यास गधे की वापसी, और तीसरा छोटा सा उपन्यास है एक गधा नेफा में। तो बात करते हैं इस उपन्यास की। इस उपन्यास में जो गधा है, जो अपनी आत्मकथा लिखता है, वो बताता है कि वो लखनऊ में एक बैरिस्टर सैयद करामत अली शाह के बंगले पर ईंट ढोने का काम करता था। क्योंकि बैरिस्टर साहब का बहुत शौक था और वो अपने बंगले में एक लाइब्रेरी बनवा रहे थे। बस यहीं से समस्या की शुरुआत होती है। गधे को यहाँ अखबार पढ़ने का, न्यूज़पेपर पढ़ने का चस्का लग जाता है। और वो चस्का इस कदर उस पर हावी हो जाता है कि वो अखबार के बाद बहुत सी ज्ञान विज्ञान की किताबें पढ़ डालता है। और इसी उसके शौक से तंग आकर उसके जो धब्बू, जो उसका मालिक है, उस गधे को निकाल देता है। और गधा जब बाहर निकलता है रोड पर, उसके पास कोई काम नहीं, तो वो सोचता है कि वो वापस करामत अली शाह जी के पास जाए और लाइब्रेरी में अपने लिए नौकरी ढूंढे, किताबें ढोने का काम करे और अपने शौक को भी पूरा करे। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है करामत अली शाह के बंगले पर अब कोई दूसरा इंसान है। और ये दौर है पार्टीशन का, जब लोग इधर से उधर जा रहे थे। तो करामत अली शाह के बंगले पे जो मालिक आता है, उसका नाम है गंडा सिंह। गंडा सिंह लाहौर में सब्जियां और फलों का काम करता है। लाहौर में उसका आलीशान बंगला है, जिसके बदले में उसे लखनऊ में ये बंगला करामत अली शाह का बंगला लौट होता है। और वो बंगले के हालात जाकर देखता है कि उस लाइब्रेरी में जहाँ कहीं किताबें थी, अब वहाँ फल और सब्जी हैं। उसका बहुत ही शानदार व्यंग्यात्मक रूप से गधा विवरण करता है, या कह लो कि कृष्णचंद्र उसको उसका विवरण देते हैं, जो इस प्रकार है। गंडा सिंह लाइब्रेरी की सभी पुस्तकें एक एक करके बाहर फेंक रहे थे और लाइब्रेरी को फलों से भर रहे थे। यह शेक्सपियर का सेट गया और तरबूजों का टोकरा भीतर आया। यह गालिब के दीवान बाहर फेंके गए और मलिहाबाद के आम भीतर रखे गए। यह खलील जिब्रान गए और खरबूजे आए। थोड़े समय के बाद सब पुस्तकें बाहर थी और सब फल भीतर। अफलातू के स्थान पर आलू बुखारे, सुकरात के स्थान पर सीताफल, जोश के स्थान पर जामन, मोमिन के स्थान पर मौसमी, शैली के स्थान पर शहतूत, कीट्स के स्थान पर ककड़ियाँ, बुकरात के स्थान पर बादाम, कृष्णचंद्र के स्थान पर केले। और इस तरीके से वो लाइब्रेरी को पूरे के पूरा फलों और सब्जियों की दुकान बना दी गई। यहाँ से परेशान होकर गधा दिल्ली की तरफ प्रस्थान करता है। उन दिनों दिल्ली चलो का नारा भी लग रहा था। और जब वो दिल्ली की तरफ प्रस्थान करता है, तो वो एक छोटा सा विवरण और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जो बहुत ही आनंद देने वाला है, बहुत ही मजा देने वाला है। उन दिनों दिल्ली चलो का नारा प्रत्येक छोटे बड़े व्यक्ति की जुबान पर था, और एक तरफ से मैं भी इस नारे से प्रभावित होकर दिल्ली जा रहा था। परंतु यह मालूम ना था कि रास्ते में क्या विपत्ति आएगी। रास्ते में एक स्थान पर मैंने देखा, एक मुसलमान बढ़ई शरई दाढ़ी रखे हुए, एक छोटी सी गठरी बगल में दबाए, एक छोटे से गांव से भागकर सड़क पर आ रहा है। मैंने सहानुभूति प्रकट करते हुए उसे अपनी पीठ पर सवार कर लिया और तेज कदमों से चलने लगा, ताकि उस गांव के फसादी उसका पीछा न कर सकें। मैं बहुत आगे निकल गया और मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो, मेरे कारण एक निर्दोष की जान बच गई। इतने में क्या देखता हूं कि बहुत से फसादी रास्ता रोके खड़े हैं। एक फसादी ने हमारी ओर देखकर कहा, देखा इस बदमाश मुसलमान को, न जाने किस बेचारे हिंदू का गधा चुराए लिए जा रहा है। मुसलमान बढ़ई ने अपनी जान बचाने के लिए बहुत कुछ कहा, मगर किसी ने एक न सुनी। उसे फसादियों ने मौत के घाट उतार दिया। मुझे एक फसादी ने बांध लिया और अपने घर की ओर ले चला। जब हम आगे बढ़े तो रास्ते में मुसलमानों के कुछ गांव पड़ते थे। यहाँ पर कुछ एक दूसरी ओर के फसादी आगे बढ़े। एक ने कहा, देखा यह बेचारा गधा किसी मुसलमान का मालूम होता है।
जिसे वह हिंदू फसादी घेरे लिए जा रहा है। उस बेचारे ने भी अपनी जान बचाने के लिए बहुत कुछ कहा, लेकिन किसी ने एक न सुनी और उसका सफाया हो गया। और मैं एक मौलवी साहब के हिस्से में आया, जो मुझे उस रस्सी से पकड़कर अपनी मस्जिद की ओर ले चले। रास्ते में मैंने मौलवी साहब के आगे बहुत अनुनय विनय की, प्रार्थना की, हजरत मुझे छोड़ दीजिए। यह कैसे हो सकता है? तुम माले गनीमत हो। हजूर, माले गनीमत नहीं हूं, गनीमत यह है कि मैं एक गधा हूं, वरना अब तक मारा गया होता। अच्छा, यह बताओ तुम हिंदू हो या मुसलमान, फिर हम फैसला करेंगे। हुजूर, ना मैं हिंदू हूं ना मुसलमान, मैं तो बस एक गधा हूं, और एक गधे का कोई मजहब नहीं होता। मेरे सवाल का ठीक ठीक जवाब दो। ठीक ही तो कह रहा हूं, एक मुसलमान या हिंदू तो गधा हो सकता है, लेकिन एक गधा मुसलमान या हिंदू नहीं हो सकता। तो इस तरह के बहुत से शानदार व्यंग और टिप्पणियां इस पूरे नॉवल में हैं। और गधा जब दिल्ली पहुंचता है तो वो दिल्ली का भूगोल कुछ इस तरह से बताता है कि दिल्ली के उत्तर में शरणार्थी, दक्षिण में शरणार्थी, पूर्व में शरणार्थी और पश्चिम में शरणार्थी बसे हुए थे, और उसके बीच में दिल्ली बसा हुआ था। ये पार्टीशन के वक्त की बात है। तो मैं एक बात और बतानी भूल गया कि गधे को जहाँ अखबार पढ़ने का और किताबें पढ़ने का शौक था, वहीं गधा इंसानों की जुबान बोलना भी सीख गया था, और बहुत ही शानदार तरीके से इंसानों की जुबान बोलता था। और दिल्ली पहुंचकर जब वो इंडिया गेट देख रहा होता है और एक सिपाही उसको अरेस्ट कर लेता है, वो नियमों की अवहेलना के कारणों से पुलिस चौकी ले जाता है, और वो इस चीज़ के लिए हैरान है कि एक गधा बोल सकता है। जब वो पुलिस के सिपाही से वार्तालाप करता है तो वो बहुत हैरान है, और वह वहाँ से पुलिस के बाद उस पर केस चलता है, उसको कोर्ट में ले जाया जाता है। और कोर्ट में एक जो धोबी है, रामू धोबी, जमुना पार से, वो उसको अपना लेता है और वो उस गधे को छुड़वा लेता है कि इसे मैं अपने काम में ले लूँगा। वो कुछ फीस अदा करके और गधे को अपने साथ ले जाता है। और फिर गधा उस रामू के जीवन की व्यथा बताता है कि वो किस तरह से गरीब अपने परिवार को पालता था। और एक दिन कपड़े धोते धोते रामू धोबी को मगरमच्छ निगल लेता है, मगरमच्छ खा जाता है, और वो उसका जो परिवार है, उसकी पत्नी और बच्चे जो भूखमरी के कगार पर आ जाते हैं, और गधा उनके लिए न्याय की मांग करता है, जिसके लिए वो एक से दूसरे ऑफिस में जाता है। कभी म्यूनिसिपैलिटी कमेटी के ऑफिस में जाता है, जो उन्हें कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है। तो फिर वो रिहेबिलिटेशन ऑफिस में जाता है, फिर उसके बाद वो मछली विभाग में जाता है, फिर वो लेबर एंड इंडस्ट्री जो विभाग है उसके पास जाता है। और जब कहीं से भी उसे न्याय नहीं मिलता तो फाइनली वो देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से गधे की मुलाकात बहुत ही शानदार तरीके से बयां की गई है। उसमें विदेश नीति और देश में बनने वाली नई नीतियों की भी चर्चा है, और जो उनके साथ साथी थे नेहरू जी के, जो भी उनके बारे में भी गधे ने अपनी जो विचार नेहरू जी से साझा किए। जैसे वो नेहरू जी से मिलकर बाहर निकलते हैं तो प्रेस उसे सराखों पे बिठा लेती है कि एक बोलने वाला गधा और जो नेहरू जी से अभी मिलकर आया है। और उसके बाद वो एक व्यापारी जिसका नाम मनसुख लाल है, उसके हाथों में आ जाता है, जो गधे को अपने आलिशान बंगले में ले जाता है, ये सोचते हुए कि इसकी नेहरू जी से बहुत करीबी कोई सांझ है या साझेदारी है, तो ये मुझे कोई अच्छा ठेका दिलवा सकता है। तो मनसुख लाल उसे बहुत शानदार घास खिलाता है, आलीशान जगह पर उसको सुलाता है, और अलग अलग तरीके की सुख सुविधाएं उसको देता है। यहाँ तक कि जो उनकी बेटी है रूपवती, उसकी शादी भी उस गधे से कर देता है। तो इसी क्रम में एक सौंदर्य प्रतियोगिता का भी जिक्र है कि जो दिल्ली में हो रही थी, और उसकी जजमेंट के लिए भी गधे को नियुक्त किया गया। और उसकी जजमेंट देते हुए गधा कुछ फिलोसफर अंदाज में आ जाता है और लास्ट में कुछ कड़वी सच्चाइयां बयान कर देता है अपने भाषण में, जिससे लोग उससे परेशान हो जाते हैं और उसको मारने दौड़ते हैं, और गधा वहां से निकल जाता है। और वहां से भागते भागते वो पहुंचता है साहित्य अकादमी के ऑफिस में। और साहित्य अकादमी के ऑफिस में जब वो पहुंचता है तो वहाँ की जो बातें हैं, जो वहाँ के जो लेखक थे, जो वहाँ के मेंबर्स थे, उनसे जो बातचीत होती है वो भी बहुत शानदार है। वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। सेक्रेटरी साहब बोले,
यह साहित्य अकादमी, कला केंद्र और संगीत नाट्य अकादमी की मिलीजुली सभा है। आपको यहाँ पर भारत भर की चोटी के लेखक, कलाकार, संगीतकार और नाटककार मिलेंगे। इस मेज पर जहाँ आप बैठे हैं, देखिए, ये महानुभाव श्री गणेंद्र नाथ नागपाल हैं। आप हिंदी के सबसे बड़े उपन्यासकार हैं। आपने 10 उपन्यास लिखे हैं। इनके उपन्यासों की विशेषता यह है कि जो बात आप एक उपन्यास में कहते हैं, दूसरे उपन्यास में स्वयं ही उसका खंडन कर देते हैं। इनका पूरा साहित्यिक जीवन अपनी कही हुई बातों के खंडन में व्यतीत हुआ है, इसलिए तो हिंदी साहित्य में इनका विशेष स्थान है। ये हमारे कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं। इनसे मिलिए। ये अचकन वाले, टोपी वाले, चुग्गी दाढ़ी वाले अबू अदीब हैं। इनका कमाल ये है कि पिछले 15 वर्षों से इन्होंने उर्दू साहित्य की कोई पुस्तक नहीं पढ़ी। ये भी हमारी कार्यकारिणी समिति के एक सदस्य हैं। आपसे मिलिए। आप श्री सुंदर सिंह जी हैं। आप लेखक हैं, न अदीब, न कवि, न शायर, लेकिन बड़ी ऊंची श्रेणी के धर्म उपदेशक हैं। आप भी हमारी कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं। आपसे मिलिए। श्री डी गुड़च गुजराती के लेखक हैं, लेकिन गुजराती के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के लेखकों तथा उनके साहित्य पर आपकी दृष्टि बड़ी गहरी है। आप श्री अब्दुल शकूर प्रोफेसर, यद्यपि आप भी अदीब नहीं हैं, फिर भी पिछले 15 वर्षों से इस बात पर रिसर्च फरमा रहे हैं कि उर्दू का कायदा अगर अल्फ के स्थान पर ये से शुरू हो तो कैसा रहे। इसी वार्तालाप से प्रभावित होकर गदा श्री गुड़च से पूछ लेता है कि मुझे बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक रहा है, क्या मैं अकादमी का मेंबर हो सकता हूं? बस यही तो खराबी है। श्री गुड़च इनकार में सिर हिलाकर बोले, क्या? यही कि आपको पढ़ने लिखने का शौक है। श्री गुड़च मुझे समझाते हुए बोले, वास्तव में हमारे यहाँ मेंबर होने के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहली बात तो यह है कि हम 50 वर्ष से इधर की आयु के लेखक को अपना मेंबर बनाते ही नहीं, क्योंकि इस समय तक वह वास्तविक शब्दों में जिम्मेदार नहीं कहला सकता। आप हमारी अकादमी के मेंबरों को देखिए, एक से एक बूढ़ा पड़ा है, जिसने वर्षों से कोई पुस्तक नहीं पढ़ी, न पढ़ने का इच्छुक है। पुस्तक से अधिक हमारी कार्यकारिणी समिति में रोगों की चर्चा होती है। किसी को दिल का रोग है तो किसी को दमे का, किसी की आंख दुखती है तो किसी को कोई मूत्र रोग। हाँ, यदि आप किसी भयानक रोग से ग्रस्त हो तो मैं आपकी मेंबरशिप पर विचार कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से साहित्य अकादमी पर भी एक तंज या व्यंग कसते हुए गदा आगे बढ़ता है और उसके बाद वो फिर पकड़ा जाता है। मनसुख लाल उसे फिर अपनी कोठी में ले जाता है और इस उपन्यास का अंत इस तरीके से होता है कि जब मनसुख लाल और रूपवती जो उनकी बेटी है, उनको इस चीज़ का खुलासा हो जाता है और गदा ईमानदारी से बता देता है कि मेरा ऐसे कोई भी संबंध नेहरू जी से नहीं है कि मैं आपको कोई बड़ा ठेका दिलवा सकूं। और इससे दुखी होकर वो गधे की इतनी पिटाई करते हैं कि गधा मरने के कगार पे आ जाता है और वो किसी हॉस्पिटल में भर्ती होता है। और यहीं पर ये उपन्यास खत्म होता है। और इस उपन्यास में बहुत ही शानदार तरीके से व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की गई हैं। कुछ टिप्पणियां मैंने आपको सुनाई भी हैं, कुछ ऐसे कथन भी। और इसके बाद जो दूसरा उपन्यास शुरू होता है, गधे की वापसी, वो उसी हॉस्पिटल से शुरू होता है। उस हॉस्पिटल के जो बिल की अदायगी जब गधा नहीं कर पाता तो डॉक्टर उसे सलाह देता है कि आप दिल्ली छोड़कर मुंबई चले जाइए। और गधा दिल्ली छोड़कर मुंबई जाता है और मुंबई में जोगेश्वरी में एक किसी ग्वाले के पास वो अपनी नौकरी करता है। और उसके बाद ग्वाले की नौकरी जब छूट जाती है तो उसके बाद वो कुछ टाइम तक दारू जो कहते हैं कि जो ठर्रा वहाँ का देसी जो शराब है उसकी स्मगलिंग भी करता है। और उसके बाद वो सट्टे का नंबर भी देने लग जाता है। अचानक एक दिन दारू के नशे में कुछ लोग होटल पे एक बोलते हुए गधे को देखते हैं और ये मानते हैं कि ये गधे में कोई ना कोई दैवीय शक्ति है, कोई ना कोई ऐसा वो दिव्य रूप है जो प्रकट हुआ है। तो उसके पांव पकड़ के सट्टे का नंबर मांगते हैं और जो गधा है वो दारू के नशे में कुछ अंट शंट बोलता है और उसी से वो नंबर जोड़कर सट्टा लगाते हैं और उनका नंबर निकल आता है और गधा स्टार हो जाता है। और गधा फिर धीरे धीरे सट्टे के नंबर देने लगता है और फिर वो अमीर गधा हो जाता है। वो बैंक में अकाउंट खोलता है और उसके बाद वो पैसा लगाता है फिल्म कंपनी में, एक फिल्म बनाने में, जिसमें फिर वो पूरे का पूरा पैसा
खर्च कर देता है और वो फिल्म नहीं बन पाती। और कंगाली के दौर में वो वहाँ से मुंबई से निकलता है और पुणे की तरफ जाता है। और फिर ये जो दूसरा उपन्यास है ये यहाँ ख़त्म होता है कि वो लोनावला में एक रूबी नाम की इंग्लिश औरत से मिलता है जो उससे बहुत प्रभावित होती है, जो उसको इंग्लैंड ले जाने की बात करते हैं। लेकिन इसी बीच गधे को एक फ़िल्म का ऑफ़र आता है और उस फिल्म की जो स्टार कास्ट है उसमें शशि कपूर हैं और वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है। और जो तीसरा नावल है एक गधा नेफा में, नेफा जो नॉर्थ ईस्ट का जो एक इलाका है जिसमें कुछ ज़िले आते हैं, तो गधा वहाँ पहुँचता है फिल्म की शूटिंग के लिए। लेकिन उसी समय इंडो चाइना वार शुरू हो जाती है, जो हिंदुस्तान और चीन का जो युद्ध है वो शुरू हो जाता है। उसका विवरण गधा अपनी इस किताब में देता है। और ये तीसरा जो उपन्यास है इसमें गधा अपनी उच्चतम लेवल, जिसको बौद्धिक या फिलॉसफी की कहते हैं, कि एक बहुत बड़े दार्शनिक के रूप में गधा पेश आता है। वो चौवन लाई से भी मिलता है और वो युद्ध की जो त्रासदी है उसके गंभीर जो परिणाम है उससे उनको अवगत कराता है। और हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हैं, जो संधियां हुई चीन के साथ, उनकी भी याद दिलाता है। तो इसी तरीके से वो वहाँ पर एक डफला गांव है, उस डफला गांव में एक प्रेमी, जो दो प्रेमी थे उनकी एक प्रेम कथा है, उसका भी विवरण करता है जिसमें मातिन और यामिंग हैं। और क्योंकि चीन का युद्ध शुरू होने के बाद जो पूरी की पूरी जो स्टार कास्ट थी, शशि कपूर और जो फिल्मी लोग थे, वो वहाँ से भाग जाते हैं और गधे को वहीं छोड़ आते हैं। और गधा रहता है उसी प्रेमी जोड़े के पास, मातिन और जो लड़का है ये डफला गांव का है, और यामिंग के साथ। और फिर जब चीन आगे बढ़ता जाता है, गधे की बात जब चौवन लाई नहीं मानते और वो आगे आगे बढ़ते जाते हैं, और फाइनली वो डफला गांव पे अटैक करते हैं, पूरे गांव को जला दिया जाता है। और जिसमें जो यामिंग, जो उसकी प्रेयसी थी मातिन की, वो भी जल कर मर जाती है, उसका आधा चेहरा जला होता है। और आखिर में वो गधा जो है वो मातिन को लेके, मातिन भी एक उसी कार्रवाई में, सेना की कार्रवाई में मर जाता है, उसकी लाश को लेके जा रहा होता है। और उसे अंत में एक और गधा मिलता है जो चीनी गधा है, वो भी इस भारतीय गधे की तरह बोलता है। और इनकी बातचीत में का जो अंत है वो बहुत ही मार्मिक है, और वो उस त्रासदी को पेश करता है जो अक्सर युद्ध अपने पीछे छोड़ जाता है। और जो आखिर में जब उससे पूछा जाता है गधे से कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो ये कहता है कि मैं यामिंग के गांव में जा रहा हूँ। तो पूछता है यामिंग का गांव किधर है, तो उसके जवाब में गधा कहता है वह उधर है जहाँ सारी दुनिया की सरहदें आके मिलती हैं। यामिंग के गांव में कोई सिपाही नहीं रहता, वहाँ कोई जला हुआ चेहरा नहीं मिलता, वहाँ जुल्फों की बड़ी घनेरी शाम है जहाँ धीरे धीरे मीठे मीठे ख्वाबों के चश्मे उबलते हैं और प्यासों का इंतजार करते हैं। मैं यामिंग के गांव जाता हूँ क्योंकि अभी मातिन की आंखें जिंदा हैं, और जब तक आंखें जिंदा हैं उम्मीद बाकी है, उम्मीद बाकी है। तो शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो, और आप ज़रूर इस नावल को पढ़ें। एक गधे की आत्मकथा, जिसे लिखा है कृष्ण चंद्र ने, मूल रूप से उर्दू में है और इसका अनुवाद हिंदी में किया गया है, और जिसे छापा है पेंगुइन पॉकेट बुक्स ने। धन्यवाद।